एग्जामिनर्स को लिख के आना, कभी पूछे ना 19 क्या है, सीधा ये मत बोलना बोलने का अधिकार है, आप सीधा 19 ABCDEFG सारा बता देना, जिससे कि एग्जामिनर भी हिल जाए। समझ रहे हो बात को? तो इस पॉइंट को दिल दिमाग में नोट कर लो। और यहाँ पे 19 से लेके 20 छोड़ के 21 और 21A मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज पता चल गया, जब भारत का संविधान बना था तो भारत के संविधान में जब शुरुआती दौर में 395 आर्टिकल थे, आज 448 आर्टिकल है। उस टाइम पाठ भाग सिर्फ वहां पे 22 थे, आज 25 भाग हैं। और उस टाइम शेड्यूल मतलब कहते हैं ना अनुच्छेद, सिर्फ वहां पे 8 थे। लेकिन आज जो बात करते हैं हम शेड्यूल की, वहां पे सूची की, आज हमारे पास कितनी सूची है? 12 सूची है। तो मेरे भाई ये भारत के संविधान की ब्यूटी है, जो आज आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्यों शेड्यूल पढ़ना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर्स की ना डिमांड होता है, जब भी कोई भी लाइन आती है आप सीधा वो आर्टिकल वहां घुसेड़ दो। और ये चीजें पता चल गया। आपको पार्ट 3 में मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दिया, मौलिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दिया, जो आपको पता आपके पार्ट 3 में लिखे गए हैं, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई यहाँ पे। तो ये पॉइंट याद रखना, ऐसे ऐसे चीजें है ना आपके पास, ये सारी चीजें एग्जामिनर्स को डिपेंड होता है कि एग्जामिनर्स को ये सारी चीजें चाहिए। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लो और बढ़िया तरीके से शिद्दत से, आज के बाद आपके कभी भी पॉलिटिकल में कम नंबर नहीं आएंगे और आप पूरे आंसर्स लिख के आओगे, चाहे कहीं पे भी है, जिस तरीके का बता दिया। तो चलो भाई फटाफट से इस वीडियो को कंप्लीटली शुरू करते हैं। और जय हिंद मेरे भाई, क्लास 11th में हो या 12th में हो, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए रामबाण काम करेगा। बस एक पॉइंट ध्यान से सुन लो, आपको जो भी आंसर लिखना होता है या जो भी आंसर लिखते हो, अगर एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अगर आपने आंसर नहीं लिखा, चाहे वो क्लास 11th में हो या 12th में हो, तो भाई उसका कोई वैलिडेशन नहीं रहेगी। तो लेकिन मेरे भाई आज मैं आपको ना एक ऐसा टॉपिक बता दूंगा जो जीवन में आपके हमेशा काम आएगा। और इससे ना आज इतना सीख जाओगे ना कि कहते हैं एक वकील को टक्कर दे सकते हो, इतनी सारी चीजें। क्योंकि वकील भी सिर्फ ऊपर ऊपर की केसों को पढ़ता है, लेकिन मेरे भाई आज आपके पास ना जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके राइट्स हैं, राइट्स इन द सेंस, जैसे आप देख लो संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स दिए हुए ना, उन सब आर्टिकल्स को पार्ट बाय पार्ट आपको मैं डिस्कस करके बता दूंगा। और इसको ना दिल दिमाग में छाप लेना, ये क्लास अभी तक का आपका सबसे बेस्ट क्लास होगी मेरे तरफ से। लेकिन हाँ, एक ही पॉइंट है, इसको शिद्दत से देख लेना, बस उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताना कि क्लास कैसे लगी। मेरे भाई ये जीवन बदल सकती है आपकी क्लास। लेकिन हाँ, यहां से आपको सिर्फ एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से नहीं पढ़ना है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से सभी पढ़ते हैं, आपको जीवन में कुछ लर्निंग के प्रोस्पेक्टस से पढ़ना है, कि जिससे कि कल को आपके राइट्स पे कोई वायलेशन है तो आप उस राइट्स के अगेंस्ट आप खड़े हो सको और आप बोल सको कि भैया ये चीजें ऐसे नहीं होता क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है। तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलो आपके सामने फटाफट से डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज पढ़ना है मेरे भाई। जैसे मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे, बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोग से, बस आप लोग को पूरा कंप्लीट देख लो। कंप्लीट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा मेरे भाई ये तो मुझे आता था लेकिन भाई कभी याद नहीं हुआ, तो ये पॉइंट अभी आपको याद हो जाएगा। और एग्जामिनर के लिए ना बहुत बड़ा वैल्यूएबल पॉइंट होता है, ये आपको हर एक आंसर में डाल के लिखना है जहां पे कंडीशन लगे कि ये चीज यहां पे अप्लाई हो सकती है। लेकिन आपको पता चलेगा जब भी ना, तो अभी आज आपको पता चल जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूं, सारी चीजें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। देखो मेरे भाई, आपको पता है कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, उसके बाद में हमारा भारत का संविधान बना। जैसे आपको पता है सारी चीजें मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अगर नहीं देखे हो जाके देख लो भाई, उससे बड़ा तगड़ा क्लास कहीं नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद मेरे भाई जितनी भी चीजें मैं आज आपको बता देता हूं कि जो हमारा संविधान था ना, जो संविधान जो आपको पता है 9 दिसंबर 1946 में एक पहली बैठक हुई थी। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ था, कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद आपको पता है कि नेहरू जी की कमांड थी, जो कि लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें बोला था उन्होंने 1929 में, 1929 में नेहरू जी ने यह बोला था कि हमारा संविधान जिस दिन भी लागू होगा, जिस दिन भी देश आजाद होगा, वो मेरे भाई आपका 26 जनवरी होगा। तो इसीलिए 26 जनवरी का वेट किया गया, इसीलिए नवंबर में 26 नवंबर को ये लागू नहीं किया गया था, इसलिए 26 जनवरी का वेट किया गया, जो कि 1950 था। इतनी बातें आपको पता है, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर पॉलिटी कंप्लीट देख लेना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था ना, उस टाइम क्या हुआ, सपोज करो एक बुक है आपके पास, एक बुक है, सपोज करो पॉलिटिकल की बुक है आपके सामने, एक कंप्लीट बुक है, तो संविधान एक कंप्लीट बुक मान लो, उसके अंदर में आपके पार्ट बाय पार्ट है, उसके
उसके अंदर में कुछ टॉपिक है। सेम उसी तरीके से संविधान के अंदर भी मेरे भाई, जब संविधान देख रहे हो यहाँ पे संविधान की रचना हुई थी तो आपको पता होना चाहिए उस समय 22 भाग थे, मतलब कि ये आपके सामने लिख दो 22 पार्ट थे। कितने पार्ट थे मेरे भाई? 22 पार्ट्स थे, लेकिन राइट नाउ 25 पार्ट्स हो चुके हैं। जी भाई सही सुन रहे हो, 25 पार्ट्स। अभी आगे तो सुनो मेरे भाई, कह रहा है यहाँ पे अध्याय चैप्टर के रूप में समझा जा सकता है। हर भाग में कुछ अनुच्छेद होते हैं, जैसे आपने बताया कुछ बुक है, उस बुक के अंदर में चैप्टर है और चैप्टर के अंदर में कुछ कहानी है, टॉपिक है। समझ रहे हो बात को? तो उसी तरीके के देखो यहाँ पे कह रहा है हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों, क्या बोला यहाँ पे? अमेंडमेंट। क्या कह रहा है? समय समय पे जो अमेंडमेंट होते गए उसके कारण आज भागों की कुल संख्या यहाँ पे 25 हो चुकी है। कितनी हो गई मेरे भाई? 25। क्योंकि आपको पता है कि भारत का संविधान कठोर भी है और आपको कोमल भी है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इसीलिए भारत के संविधान के अंदर में बहुत सारी चीजें चेंजेस होती रहती हैं, जैसे आपको पता है। इसलिए जब संविधान बना था, जैसे ऐसे समझो ना, आपकी बुक होती है उसे अपडेट कर देते, कुछ सिलेबस रिड्यूस कर देते, कुछ सिलेबस ऐड कर देते। सेम वही फंक्शन हमारे इसके साथ भी है। तो यहाँ होगा इनकी विस्तृत जानकारी आपको देख लो। यहाँ पे पहले कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूची थी, मतलब शेड्यूल थे। एक पॉइंट और याद रख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, लेकिन आपके पास ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए। जब कोई आपसे बोल जाना भाई पॉलिटी में ये पता है वो पता है, तो आपको सीधा सीधा एक पॉइंट पता होना चाहिए मेरे भाई। जब संविधान बना था उस टाइम भारत के अंदर में 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे। राइट नाउ 25 पार्ट्स है और आपको पता उस टाइम 8 शेड्यूल थे, बट अभी आपको पता कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे, राइट नाउ 448 आर्टिकल्स है। ये आपके टू द पॉइंट्स पता होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? जब समझेंगे ना भाई, आप पॉलिटिकल पढ़ते हो, अब पूरी 395 आर्टिकल्स तक पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या पार्ट तक क्या क्या चीजें थी। लेकिन हाँ, पार्ट उतना ही है, आर्टिकल्स अभी बढ़ गए, लेकिन पार्ट को 25 कर दिया गया, लेकिन उसमें अभी कुछ लिखा नहीं गया, मतलब अपडेटेशन नहीं हुई है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन आज ये संख्या क्रमशः 448 और 12 हो चुकी है, जो आपको पता है 8 शेड्यूल से लेके ये आपके 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेरे भाई, आपके सामने बहुत ही औंधा सा क्लास है, मतलब कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक सा। भाई मेरे भाई ये क्लास ना आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये मैं डेफिनेटली 110% लिख के दे रहा हूँ। बट एक ही चीज है, जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे आप कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। तो बस आप थोड़ा सा फोकस करो और थोड़ा सा लाइक बटन भी दबा दो, ठीक है भाई? चलो मेरे भाई अभी हम देखते हैं भाग ए। क्या देख रहे हैं? भाग ए पार्ट 1। क्या है ये? पार्ट 1 जो शुरुआत के 22 पार्ट्स थे उसको डिस्कस करेंगे हम, जिसमें कि पहला पार्ट जो कि आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप 10th से 11th में आए हो, आपने नई बुक्स देखी, आपने सबसे पहले शुरुआत के चैप्टर देखा, इंट्रोडक्शन देखा ना, उसी तरीके से सबसे पहले इस चीज पर फोकस किया गया था जो भारत के संविधान को बनाया जा रहा था। समझ रहे हो बात को? देखो, जिसमें भाग ए में अनुच्छेद 1 से 4 में, अनुच्छेद मतलब आपको पता है आर्टिकल्स, जिसमें कि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप दुनिया के चाहे यूपीएससी से लेकर बीपीएससी से लेकर एसएससी तक दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब दे दो, आपके क्वेश्चंस में जीएस में हमेशा ये पूछता है अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 के अंदर में क्या लिखा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप सीधा सीधा बता देना, इन्होंने बताया था इंडिया जो है एक यूनियन है। क्या है? इंडिया जो है एक यूनियन है, मतलब संघ है। क्या भाई? ये एक संघ है, बस इतना याद रख लेना। और भाई ये कई बार तो भाई मेरे भी एग्जाम में टकरा है, इसीलिए मैंने क्या बोला आपको, कंप्लीट देख लो, जीवन आपकी सुधर जाएगी और इतने अच्छे आंसर्स राइटिंग लिख लोगे ना, इतना प्रॉमिस है। बट वही है ना, आपको पता है शिद्दत देनी पड़ती, किसी भी चीज को पाने के लिए शिद्दत लगाना पड़ता है। तो आप इस क्लास को पा जाओ, बिल्कुल कहते ना समंदर आपके सामने है, बस बटोरना आपको है। तो ये अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र, तो बस इतना याद रखना। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या रखा गया है, मतलब आपको आर्टिकल 1 में इंडिया को यूनियन बोला गया है, जब तो उन्होंने बोला सबसे सेंट्रल के पास सबसे ज्यादा पावर होगी। समझ गए? यहाँ पे सेकेंड पार्ट आ जाओ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट, नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। तो एक पॉइंट आपको पता है कि भारत के अंदर में जितने भी राज्य हैं, और आपको पता होना चाहिए अभी भारत के अंदर में राइट नाउ 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है यहाँ पे ये आपको जम्मू एंड कश्मीर जो है आपके 2019 में ये आपके अभी पीरियोडिक टेस्ट हुए थे बच्चों के, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया और आपके कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस मैंने डाल दिए थे, जो कि आपके अगस्त 2019 में ये जम्मू कश्मीर के 370 आर्टिकल को हटा दिया गया था। पहले वो यूटी था, अब उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे?
तो पहले राज था, अब वो यूटी का दर्जा दे दिया गया। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो इन बात को? तो मेरे भाई ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और उसी तरह से अनुच्छेद 3 में है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान आपको पता होना चाहिए कि जो पहला पार्ट था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो मेन चीज था अपने पास रखा, क्योंकि उनको पता था जितने भी प्रिंसली स्टेट 200 साल राज करने के बाद अंग्रेजों के पास था, जो ब्रिटिशर्स ने दिया था, उस चीज के पीछे इंडिया का माइंड चलता था। मेरे भाई वो लोग जितने B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जितने भी लोग थे, B.N. राव, M.N. राव, जितने भी लोग थे भाई, वो यहाँ से इंटेलिजेंट थे, कभी यहाँ से नहीं सोचा। तो उसी तरह से आप भी क्लास भी यहाँ से देखो, यहाँ से नहीं। बस एक ही पॉइंट कहना चाहता हूँ कि इनका कहना था राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान, मतलब कि ऐसा नहीं बोला कि राज्य ही अपना नाम चेंज कर सकता है। अगर राज्य के सीमाओं में अगर नाम चेंज करना है, किसी भी तरीके का कुछ छेड़खानी करनी है, तो सेंट्रल करेगा, जब भी आपको पता होना चाहिए। वरना भाई आज कश्मीर ना बहुत पहले अपना नाम चेंज कर चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 में जम्मू कश्मीर को अगस्त के महीने में ये सारी चीजें लागू की गई, और क्योंकि ये सारा पावर कहां था, सेंट्रल के अंदर में था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। तो इसीलिए ये पॉइंट को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधनों पर अनुपूरक, इसका कोई ज्यादा मैटर है नहीं, मतलब कि अनुसूची जो भी बची होती है पहले और तीसरे में इसकी दूसरे और तीसरे अनुच्छेद से जिक्र किया जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन 3 पॉइंट वो लोग अपने पॉइंट लिखे थे। तो अनुच्छेद 1, 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाओ, अनुच्छेद 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अगर कभी पूछ ले आपसे कि भारत के नागरिकता की जितने भी पहलू की जाती है कहां पर रखा गया है, तो ये आपके पार्ट 2 में रखा गया है, जो कि सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। 5 से लेके 11 तक, कितने 5 से लेके 11 तक आर्टिकल में सिटीजन के बारे में बताया गया है। और एक पॉइंट याद रखना, जब भी कभी भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब कहीं पे भी अप्लाई करने जाओगे तो वहां पे लिखा होता है सिटीजन, तो वहां पे लिखा होता है कि इंडियन सिटीजन, तो ये भी याद रखना। और कभी भी इंडियन गवर्नमेंट में कभी भी आपको अप्लाई करने के लिए यू हैव टू मस्ट बी इंडियन सिटीजन, वहां पे लिखा होता है, वहां पे टिक करना होता है जब आप जॉब लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। समझ लो भाई, मैंने फेस किया जब भी मैं आपको बता रहा हूं। जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अनुच्छेद 5, क्या बोला यहाँ पे, अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 में बोला गया है संविधान की शुरुआत में नागरिकता पर प्रावधान है। मतलब कि जब भी शुरुआत हुई थी संविधान की, आर्टिकल 5 में बोला था कि भाई नागरिकता का प्रावधान है, मतलब आप सिटीजन होना चाहिए। अगर इंडिया के हो तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही हो, आप बाहर भी जा सकते हो, वहां से भी आ सकते हो, यहां से नागरिकता भी खत्म कर सकते हो। हर एक चीज का प्रावधान दिया गया है। सबसे पहला अनुच्छेद 6 देख लो, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। आपको तो इस कहानी में क्या ही बताना है, आप सीमा को जानते ही होंगे, उसने सारी सीमाएं पार कर दी, हद कर दी, और सचिन से मिलने इंडिया आ गया। तो लेकिन ऐसा इंडिया वाले क्यों नहीं भगा रहे उसे, क्योंकि हमने अपने अनुच्छेद 6 में लिख दिया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब पाकिस्तान से जब कोई भारत आया है तो वो नागरिकता ले सकता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट उसे जबरदस्ती नहीं भगा रही है। इसको सीमा हैदर को सुना होगा न्यूज में आप लोगों ने, कौन, सचिन के लिए। तो ये भी पॉइंट याद रखना, सीमा ने सारी सीमाएं लांग दी मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से अनुच्छेद 7 क्या है, अनुच्छेद 7 इसमें भी कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अगर कोई चाहते हो कि भारत से पाकिस्तान जाना, अभी एक अंजू नाम की लेडी भी चली गई थी वो फेसबुक फ्रेंड के चक्कर में, तो मेरे भाई कोई भी ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ो, क्या पता तुम्हारे घर वाले ही तुमसे बात करें, अखदे तुम्हें मुंह तोड़ दे पकड़ के कुछ उल्टी सीधी बातों में। तो इन सब बातों में कुछ न रखा है, समझ रहे हो बात को। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखो, अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार। अगर मान लो कि आप कभी भी इंडिया से कुछ पढ़ने जाते हो, मतलब कि आप ना एजुकेशन वीजा पे जाते हो, तो आप इंडियन सिटीजन रहोगे। समझ रहे हो ना बात, आपका नाम का राशन पानी मिलेगा इंडिया में। तो ये भी पॉइंट याद रखना। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। अगर आपने कभी सपोज करो आप विदेश चले गए, क्या बोला मैंने, कभी सपोज करो आप विदेश चले गए, समझ रहे हो, तो आपने वहां पे भाई पढ़ाई लिखाई की, बढ़िया से बिजनेस सेटअप किया, अपनी लाइफ सेटअप कर ली, और वहां पे गोरी मैमों से आपको प्यार हो गया, जितने भी हमारे शेर हैं, तो मेरे भाई आप लोग क्या करोगे, अब तो इधर ही रहेंगे, बहुत मजा आ रहा है जीवन की भैया, मतलब एकदम बढ़िया चल रही है, तो आप लोग क्या कहोगे कि ठीक है अब ना हम यहीं रहेंगे, आपके पास रहेंगे। तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा, तो भैया वहां पे आपको पता होना चाहिए, अगर आप वहां पे उनके साथ जीवन बिताना चाहते, जो भी आपके मित्र है, तो इंडिया से आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। समझ रहे हो बात को, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। इंडिया बहुत प्यारा देश है, समझ रहे हो। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार बने
रहना, मतलब आदमी आप कभी मान लो पढ़ने के लिए गए तो आपके पास अधिकार बना रह रहा है, समझ रहे हो। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून में विनिमय, मतलब कि संसद ही, अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि संसद ही नागरिकता के रिलेटेड कोई भी चीज को छेड़खानी कर सकता है। तो कहां पे? संसद में, आर्टिकल नंबर 11 में। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट और इसे आप मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप यहाँ पे हमेशा अपना क्लास 11th में हो या आप यहाँ पे 12th में हो या आप यहाँ पे ग्रेजुएशन देने जाओगे, जो भी एग्जाम चाहे बीए दोगे या दुनिया में कोई सा भी अपने इंडिया से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स दोगे, वहां पे ये क्वेश्चंस आपके टू द पॉइंट पूछते हैं कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको मैं बहुत पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मेरे भाई फंडामेंटल राइट्स, और आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए ना, यूएसए से। ये चीजें बोरोइंग वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, इंग्लिश मीडियम में है मेरे भाई, जाकर देख लो, उसके बाद जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। बोरोइंग वाला पार्ट वो हमेशा हर एग्जाम में आएगा, चाहे दुनिया में कहीं पे भी चले जाना। आपको पता है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये हमेशा किससे लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। और शुरुआत में कितने फंडामेंटल थे हमारे? 6 थे, अब मतलब 7 थे, अब कितने हमारे पास? 6 है। एक राइट टू फ्रीडम, जो हमारा राइट टू यहाँ पे 6 है मेरे भाई। एक पॉइंट याद रखना, स्पेस की वजह से दिक्कत हो रही है आपके यहाँ पे। राइट टू जो प्रॉपर्टी था वो आपका रिमूव कर दिया गया है। कब? यहाँ पे 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। और एक सबसे दुनिया में आज तक पूरे विश्व को पता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपको पता है 1976 में क्या हुआ था? यहाँ पे 42वां संविधान हुआ था, जिसमें कि बोला गया था भारत को कि भारत के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। तो कभी आपने सुना था कि भारत के अंदर में 2 कॉन्स्टिट्यूशन? मेरे भाई कोई बोले तो अचंभित मत होना, भारत के अंदर में 2 कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब बोलोगे कैसे? जब 1976 में इतनी सारी अमेंडमेंट की गई थी, इतनी सारी चीजें ऐड की गई, इतनी सारी चीजें रिमूव की गई थी, उस डेट को 42वां संविधान संशोधन था, उसको बोला गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना, इसे क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि लघु संविधान। क्या कहते हैं इसे? लघु संविधान। अगर कभी पूछ ले तो बता देना, लघु संविधान मतलब कि इतनी सारी चीजें ऐड की गई थी, इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बस भाई अभी सोचते जाओ। और इस सारी चीजों को रखने के बाद जब हमारे भारत के अनुच्छेद आए थे, उसमें रखा गया 12 से लेकर 35 के बीच में, मतलब हमारे पास इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। समझ रहे हो बात को? जिसमें कि आपके सामने अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है अनुच्छेद 12, मतलब कि शुरुआती में जो आर्टिकल 12 था, 12 के अंदर क्या रखा गया कि राज्य की परिभाषा। क्या बोला यहाँ पे? राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य की परिभाषा होगी किसमें? आर्टिकल नंबर 12 में। उसके बाद अनुच्छेद 13 में बोला कि मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। अब ये नहीं है कि सरकार ने मौलिक अधिकार दे दिया, आपके पास फंडामेंटल राइट्स दे दिया, उसको वायलेशन कर रहे हैं सरकारी, ऐसा नहीं है। सरकार उस पर कंट्रोल भी पाएंगी, इसीलिए आपके चैप्टर में लिखा हुआ है सरकार के पास भी लिमिटेशन है अपनी की जनता पे क्या चीज लगा सकते हैं, क्या चीज नहीं लगा सकते। समझ रहे हो बात को? उसके बाद समानता का अधिकार आता है, जो कि आप 6ठी क्लास से 7वीं क्लास से पढ़ते होंगे। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। क्या पढ़ते हो? राइट टू इक्वालिटी, जो कि आप 14 से लेके 18 के बीच में होता है। लेकिन आज आपको याद रख लेना है कि जो आपके यहाँ पे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है, उसके अंदर में ये दोनों छोड़ के आपको 14 से 18 समानता का अधिकार, मतलब कि आपको राइट टू इक्वालिटी है। इनके अंदर जो 17 वाला है ना, अनटचेबिलिटी, एबॉलिश द अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म कर देना है, वो भाई हर एक एग्जाम में आता है। हर एक एग्जाम में चाहे कहीं पे पूछ लो, मे भी आपके प्री बोर्ड में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज मैं ये प्रेडिक्शंस दे रहा हूं, चाहे आपके प्री बोर्ड में आ सकते हैं, प्री बोर्ड इन द सेंस मिड टर्म में आ सकते हैं या फाइनल में आ सकते हैं। 110% ये लिख लो अपनी कॉपी में, तो इस पॉइंट को याद रखना। ठीक भाई, ये इंपॉर्टेंट हो गया समानता, राइट टू इक्वालिटी। 14 में क्या लिखा गया है? कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून जो है सभी के लिए बराबर है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था ना, लॉ बिफोर इक्वालिटी, मतलब कि समान, जो संविधान के अंदर में जो कानून बना हुआ है सबके लिए क्या है? सेम है। अब फिर अनुच्छेद 15 के अंदर बोला गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो अनुच्छेद 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि भारत के अंदर रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया कोई सा भी हो, लेकिन उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देन आफ्टर 16 सुनो, ये कह रहा अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसरों में सभी का समानता। जब भी कोई भी लोक नियोजन हो रहा है, समाज में कोई भी कार्य हो रहा है, सभी लोग उसमें भाग ले सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 14 से लेकर 18 राइट टू इक्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने 14 में देख लिया, कानून सबके लिए बराबर है। 15 में कोई भी जात, धर्म, लिंग के लिए भेदभाव नहीं करेगा। 16 में लोक नियोजन हो रहा है, कुछ भी कार्य हो रहा है, सभी जने भाग लेंगे। 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया आपको कि आर्टिकल, अभी तक आपने इतने सारे आर्टिकल देखे, इन आर्टिकल्स में आपने पार्ट 3 में राइट टू, मतलब फंडामेंटल राइट्स देखा आपने, जो कि आपके लिए 17
जो ये 17 है, ये 17 को भाई दिल दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये है आपका अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि असंप्रता मतलब अनटचेबिलिटी, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, ऊंच नीच का आप बिल्कुल भी कुछ मामला नहीं रख सकते। 17 आर्टिकल में रखा गया है। उसके बाद में 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या मतलब समझ रहे हो क्या है? उपाधि मतलब आपका कोई भी टाइटल नहीं होगा, आप किसी भी जात पात से नहीं जाने जाओगे, आपका नेम होगा, सरनेम मैटर नहीं करता है, आपको कोई चीज टाइटल जैसे लोग गुजर कहते हैं, जाट कहते हैं, ये वो फलने ठिकाना राजपूत, ये सब कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए यूपी में गाड़ियों के ऊपर से योगी ने सब कुछ हटवा दिया था, न जाट ब्राह्मण यूजर वूजर कोई कुछ नहीं लिखेगा। ये इसलिए बोला गया था क्योंकि उसको पता था अनुच्छेद 18 में ये चीज लिखा गया है। समझ आ रहा है बात को? तो भाई लाइक कर दो एक, आपको समझ आ रही तो। अगला है आपके सामने स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि राइट टू फ्रीडम। और ये भाई अनुच्छेद जो है 19 से 22, ये आपको लग रहा है छोटा 19 से 22, लेकिन मेरे भाई याद रखना ये अनुच्छेद ऐसा है ना, अगर इस स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आपके पास फ्रीडम है, लिबर्टी है, आपके पास राइट टू लिबर्टी है, मतलब कि एक पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया 19 से 22, तो सोचो संविधान के अंदर में इतनी सारी चीजें ना, उसके अंदर से बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। अब मे भी आपसे कोई बोल भी नहीं पाएगा। तो अब ध्यान सुनो कैसे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में पहला है, अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? बोलने का अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब क्या हो गया? आपको बोलने का अधिकार है, हाँ या ना, मतलब कि राइट टू स्पीच, आपके पास बोलने का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 में बोलते हैं। तो उसी तरह से जैसे आपका कोई एक टॉपिक होता है, उसका सब टॉपिक होता है, जैसे मैंने आपको नोट मेकिंग में बताया था, उसी तरह से आपके पास ये स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 में है, उसके सब पार्ट है। अब ध्यान सुनो, सब पार्ट बहुत मजेदार है। तो ये 19 में बोलने का अभिव्यक्ति का आजादी है, तो अनुच्छेद 19A में आता है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला आता है 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पे इकट्ठा होने का अधिकार है। तो इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, इस तरीके के पॉइंटों को आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, सीधा सीधा आपको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 में है। वो 19 से 22 आप तो सिंपल पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको जब पेपर में एग्जामिनर्स जब ये पूछे ना कि भाई क्या है, कहां से आंसर लिखा, कैसे पता है, ये सारी चीजें, तो आपको पता होना चाहिए भाई, आपकी अपनी मेंटलिटी यूज होना चाहिए कि सर हम भी पढ़ते हैं, समझ रहे हो बात को ना। जब पूछे कभी भी आपके पास कुछ राइट्स आए, कभी भी कुछ भी, तो आपको पता है अनुच्छेद 19B में बोला गया है कि आप भारत के अंदर में शांतिपूर्वक किसी भी तरीके से बिना हथियार के आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हो। ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझ रहे हो? ये नहीं कि क्लास में आपकी मैम पढ़ा रही हो, आप प्ले ग्राउंड में जाके 3-4 जने एकदम झुंड बना के शेर हो या शेरनी आपस में गप्पे मार रहे हो, ऐसा मत बोल देना। कभी मैम आए तो मैम को कभी चमका दो, तो मैम हमने तो पढ़ा है, समीर भाई ने हमें पढ़ा है कि 19 हमें बी में ये बोला गया है कि हमें इकट्ठा होने का प्रावधान है, कूटे दिए जाओगे, ठीक है भाई, अपने हिसाब से रखना इस चीज को। 19C में है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप लोग अपनी कमेटी बना सकते हो, ये आपके 19C में लिखा हुआ है। और 19D में बोला है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। ये पॉइंट याद रखना आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे भाई ये बताओ, आप लोगों ने आज तक तो पढ़ी होगी, सारी चीज पढ़ी होगी, आपने पूरा अनुच्छेद पढ़ लिया होगा, क्या आपने ये चीज पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज इसे नोट डाउन कर लो, दिल दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आपको पता 19 से 22 नहीं है ये, इसके अंदर इतने सारे शेड्यूल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास सारे हैं। लेकिन ये याद रखना, डी जो है आप भारत के अंदर किसी भी कोने में जाके रह सकते हो, चाहे बिहार से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु या कन्याकुमारी तक, कहीं पे भी जाके रह सकते हो। ये पॉइंट समझ आ रहा है? किसमें लिखा गया? 19D में लिखा गया है। तो देखो अनुच्छेद 19E में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पे भी रह सकते हो। अनुच्छेद G में है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि आपको पता चल गया ना 19 से 22 में, 1922 नहीं था ये 19 से, आप सोचो कितने सारे आर्टिकल्स बन सकते थे, लेकिन उनको सब पॉइंट्स कर दिया, जो कि आपको एक बार समराइज कर दिया। आप देश में रह सकते हो, एक राज्य में से दूसरे राज्य जा सकते हो, कहीं पे भी स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हो, कहीं पे भी व्यापार कर सकते हो। ये सारा हमारे संविधान में, ये आर्टिकल में लिखे गए, ये आपको आंसर में लिख के आना है। उसके बाद देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्ध में संबंध संरक्षण, जो भी कोई अपराधी होता है, अगर मान लो कि दोष सिद्ध हो गया तो उसे संरक्षण, मतलब कि जो भी प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। अनुच्छेद 21 में परमान और देहित स्वतंत्रता अधिकार, मतलब जीने का अधिकार है। तो मेरे भाई आपको पॉइंट पता होना चाहिए, जैसे आपने 19 देखा, यहाँ पे 19A में आपको बोलने का अधिकार है, 19B में शांतिपूर्वक कहीं पे इकट्ठा होने का अधिकार है, 19C में संगठन संघ बनाने का अधिकार है, 19D में देश के किसी भी कोने में जाने का अधिकार है, C में आप देश के स्वतंत्रता नागरिक
हो कि आप कहीं पे व्यापार कर सकते हो, ये सारी चीज लिखा है। उसी तरह से 21 में लिखा हुआ है कि आपको राइट टू लाइफ, आपको जीने का अधिकार है, आप जी सकते हो। और ये चीज राइट टू लाइफ कहां से लिया था? ये जापान से लिया था। ये भी पॉइंट याद रखना, कहां से लिया था? ये लिया था यहाँ पे जापान से। किससे भाई? जापान से। ये पॉइंट याद रखना। बस यहाँ से पी हटाना है, क्या बन जाएगा यहाँ पे? जान। जान का मतलब क्या होता है? लाइफ। तो ये पॉइंट याद रखना। ये आर्टिकल आपके 21 में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ। समझ रहे हो? ये ट्रिक था, बोरेड वाले जाकर देखो, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो अब इस पॉइंट को याद रखना कि यहाँ पे अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है? आपके पास राइट टू लाइफ है। ठीक है भाई। उसके बाद अनुच्छेद 21A में लिखा है शिक्षा का अधिकार है, जो कि 66वां संशोधन में हुआ था। और आपको तो 66वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि 21A में है आपके पास राइट टू एजुकेशन। और ये टॉपिक हमेशा पूछता है, मतलब आपने देखा स्वतंत्रता का अधिकार में कितने सारे टॉपिक हैं। इन सब टॉपिक को दिल दिमाग में बैठा लो। यही एग्जामिनर्स को लिख के आना। कभी पूछे ना 19 क्या है, सीधा ये मत बोलना बोलने का अधिकार है, आप सीधा 19 ABCDEFG सारा बता देना, जिससे कि एग्जामिनर भी हिल जाए। समझ रहे हो बात को? तो इस पॉइंट को दिल दिमाग में नोट कर लो। और यहाँ पे 19 से लेके 20 छोड़ के 21 और 21A मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ फिल्टर कर लो सही से केस है। समझ रहे हो बात को? तो ये पॉइंट हो जाना चाहिए। अब 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी का संरक्षण, मतलब कि आपसे कुछ चीजें ऐसे भी हो सकती, कुछ कंडीशन वहां पे आपसे कुछ चीजें पूछताछ नहीं की जाएगी। ठीक है भाई। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, जो कि 23-24 में है, लेकिन आपको बहुत छोटा सा है, ध्यान से सुनो। ये पॉइंट आ गया अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिबंध, मतलब कि मजदूरी पर जो बच्चे मजदूर करते हैं उन पर रोक लगा दिया जाएगा। ये आपके अधिकार है। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे नहीं रखा जाएगा। ये पॉइंट आपके लिखा गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 में है। और आपको पता होना चाहिए भारत में इसी चीज को लेकर कितना बवाल है, लेकिन मेरे भाई हम सब पढ़े लिखे हैं, हम लोग को इन सब चीजों को नहीं समझना, मतलब कि इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 है, ध्यान से सुनना। 25 में बोला गया अंत कारण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर वायलेंस फैलाना मना है। ये पॉइंट याद रखना। 26 में धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता, अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहते हो, लंगर खिलाना चाहते हो, भंडारा कराना चाहते हो, कहीं पे कुछ भी कराना चाहते हो, कुछ भी चीजें कर लो धार्मिक के नाम पे, तो मेरे भाई दंगे फसाद नहीं करना होता है, आपको शिद्दत से इज्जत से सारी चीज करना पड़ता है। लेकिन लोग आजकल समझ ही नहीं आता क्या है क्या नहीं। आपको पता है ये सारी चीज क्या चल रहा है देश में। अनुच्छेद 27 में बोलता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि यहाँ पे अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। अब हमारे भारत के संविधान के अंदर ही जैसे आपने देखा कि स्वतंत्रता 19 से 23 आपने देखा ना वहां पे लास्ट वाले पॉइंट्स में यहाँ पे कितने सारे टर्म्स थे, उसी तरह से आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होगा? आपको रिलीजियस राइट टू फ्रीडम, मतलब रिलीजियस मतलब आप धार्मिक किसी भी चीज को मान सकते हो। लेकिन उन्होंने सरकार ने ये चीज बोल दिया है, सरकार ने अनुच्छेद 28 में बोल दिया है कि किसी भी तरीके से भारत के अंदर में कहीं पे किसी भी सरकारी संस्थान में आपको धर्म से रिलेटेड कोई भी स्पीच चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी। नहीं तो आज भाई बहुत बड़े दंगे हो जाते हैं इंडिया में। इसीलिए भाई भारत सरकार ने सोच समझ के सारी चीजें की, किसी भी एक धर्म को मतलब अप्रूवल नहीं दिया। समझ रहे बात को? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 से 30 के बीच में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कह रहा अनुच्छेद 29 में बोला अल्पसंख्यक वर्ग के उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने की अधिकार है। मतलब कि आप जैसे मान लो भारत में 5% जैनिज्म है, 4% बुद्धिज्म है, ये सारे लोग को भी तो पढ़ने का राइट्स है, इंडिया में रहने का राइट्स है, लेकिन उनके लिए स्पेशल राइट्स बनाए गए हैं। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थान में संचालित करने का अधिकार है। कहने का मतलब हो गया जो भी अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज वाले होते हैं, ये माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक आर्टिकल नंबर 30 में अपने हिसाब से कोई भी प्रशिक्षण चला सकते हैं, इंस्टीट्यूट हो, ट्यूशन हो, कोई भी कोचिंग हो, ये चला सकता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो मदरसा। मदरसा में क्या होता है, ये आपके आर्टिकल 30 के थ्रू ही मदरसा के अंदर बच्चों को पढ़ाने की इजाजत है। ये सरकार उसको पूरी वैलिडिटी देती है, तो इसलिए मदरसा के अंदर पढ़ते हैं बच्चे। और आपने देखो जैनिज्म वाले अपनी मठ बना के पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपके अनुच्छेद 30 में लिखा गया है, मेरे भाई छाप लो यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ना ऐसा समझो कि जिस तरह से आपके पास ना एक रामबाण है ना, अनुच्छेद
32 को, क्या बोला मैंने, भारत के संविधान में जितना आपने अभी पार्ट देखा, पार्ट 1 से लेके हम तक कहां चलते हैं 5-3 यहां तक आ गए। तो मेरे भाई ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या क्या हमने पढ़ा, और ये सारे पार्ट 3 तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आया हमारे पास। जो संविधान उपचारों का अधिकार है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्टिकल 32 में लिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अनुच्छेद 32 में लिखा गया है रीट्स संबंधित प्रावधान। अब आपको पता है रीट्स क्या है, मतलब ये है कि आपके पास 5 तरह के रीट्स होता है, मतलब प्रोविजंस होता है, सेट्यूरी होता है, मतलब सेट्यूरी होता है आपके पास में, एक आपके पास मैंडेमस होता है, हार्बिस कॉर्पस होता है। तो ये सारे सारे आपके रीट्स होते हैं जो आपके संविधान के अकॉर्डिंग, अगर आपकी बात कोई डायरेक्ट नहीं सुनता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। समझ रहे हो बात को। रिसेंटली जैसे राहुल गांधी की कोर्ट में सुनवाई थी, जो आपको पता है मोदी वाले नाम पे क्या करा था यहाँ पे, कि भाई गुजरात ने पूरी एलिगेशन लगा दी थी, क्योंकि सेंट्रल पावर उसके पास था, लेकिन उसने अपना केस कहां ट्रांसफर करवाया, सुप्रीम कोर्ट में। और आपको पता है 1-2 दिन पहले उसकी बेइज्जत बड़ी हो गया है। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद 32 में ये लिखा गया है। और अनुच्छेद 33 में बोला गया मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि 33 में मौलिक अधिकार, बच्चे ना सिर्फ ये करते हैं कि आप लोग को इतना पता है कि भाई 14 से लेके 18, 19 से लेके 22, फिर आपको 23 से 24, 25 तक पढ़ते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि जो आर्टिकल में हमारे जो बहुत सारे मैम टीचर क्या करती हैं 32 पे ही छोड़ देती हैं। मेरे भाई आपको उपचार तक नहीं छोड़ना है, आपको 35 तक ले जाना है, क्योंकि भारत के संविधान भाग 3 में आपको पता है 12 से 35 तक की बात करता है, और 35 तक जाना है। स्कूल वाले छोड़ देते हैं, आप लोग भी छोड़ देते हो 32 तक, लेकिन क्वेश्चन पूछता है आपके 35 तक, कभी पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कंप्लीट चीजों को समझा करो। समझ के भाई, यहाँ पे आपके मौलिक अधिकार को संरक्षित करता है, या कुछ भी चीजें होती है उसमें शक्ति संसद के द्वारा दिया जा सकता है। अनुच्छेद 35 जो 34 है, सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधित लगा दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना आप कभी भी, कि ये चीज आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये अनुच्छेद 34 में ये लिखा गया है कि अगर मान लो देश के अंदर में कोई भी इमरजेंसी आती है, उस इमरजेंसी में आपका राइट टू लाइफ छीन लिया जाएगा। किसके थ्रू? आपके आर्टिकल नंबर 34 के थ्रू। लेकिन आप लोग कितना 32 तक ही पढ़ते हो, ऐसा मत करना। ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। एक लास्ट आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार कानून से संबंधित प्रावधान है। जिस तरह से आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, ये एक तरह से कानून से प्रावधान है। अगर कुछ भी चेंजेस होगी, सरकार इसको चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग बनेगी, जो जनता की डिमांडिंग टॉपिक होती है, मतलब जनता इस चीज को लागू करना चाहता है। ये आपके 35 तक हो गए। अभी थोड़ा सा और पॉइंट तो देख लो। अगला पॉइंट जो कि आप पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 52 तक भारत के अंदर में, आपको पता है कि भारत के अंदर जो ये भाग 4 की बात कर रहा है, मैंने शुरुआत में क्या बताया, भारत के अंदर में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम भाग कितने थे? भाग आपके थे 22, लेकिन आज भाग कितने हैं? भाग अभी है 25। कितने आर्टिकल थे? 395, बट राइट नो 448, 448, और कितने शेड्यूल थे? वहां पे थे 8, लेकिन अब कितना है? हमारे पास 12 शेड्यूल है, जिसमें कि भाग 4 मतलब पार्ट 4 में बोला गया है नीति निर्देश तत्व, मतलब डीपीएसपी। और ये पता है आपको डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आप सभी को कमेंट होना चाहिए, मैंने बहुत बार पढ़ा है, और भाई आप सभी को कमेंट होना चाहिए, देखते कितने शीर्षेणी के अंदर में ताकत है। ये आपको क्या लिया है? ये डीपीएसपी क्या है भाई? डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर में आपको मैं बता दूं कि भारत के अंदर में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उस समय भारत ने बहुत सारी पापड़ बेला, लेकिन आपको पता है भारत को 200 साल के बाद जो ब्रिटिशर ने 200 साल राज किया, उसके बाद भारत को रिलीज किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय जब भाग 4 देखा गया, उस टाइम उन्होंने कहा नीति निर्देश मतलब डीपीएसपी को लागू करेंगे, डीपीएसपी रखेंगे। और उन लोगों ने इतना सोच समझ के सारी चीजों को रखा। उससे पहले क्या सोचा था? उससे पहले उन्होंने सोचा भाई डीपीएसपी क्यों लाएंगे, राज्य के नीति निर्देश तत्व क्यों लाएंगे? उनका कहने का मतलब था जो भारत के अंदर में जो ब्रिटिशर्स आके 200 साल तक राज किया, उसने गरीबी रख दी, हंगर इंडेक्स रख दिया, पूरा हंगर भुखमरी रख दी, पॉवर्टी खराब कर दिया, पूरी गंदे हालात कर दिए, लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन खराब कर दिया, सोशल कल्चर खराब कर दिया। इसीलिए उन्होंने कहा भाई राज्यों के पास भी अपना पावर होगा, राज्य अपने हिसाब से सारी चीजों को अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है। जब सेंट्रल की बात आएगी तो सेंट्रल भी उसकी हेल्प कर देगा। इसलिए ये सारी चीजें मेन कारण था। भारत के अंदर में 200 साल के बाद गरीबी सबसे ज्यादा देखी गई, इकोनॉमिक कंडीशन खराब देखा गया। ये सारी चीजें देख के डीपीएसपी लाया गया था, जो कि मुझे पता अभी तक आपने कमेंट कर दिया आपका, तो आपका राइट आंसर है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसे अभी राइट नाउ इसे आयरिश कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मेरे भाई अनुच्छेद 36 में लिखा गया है राज्य की परिभाषा। क्या बोला गया है? राज्य की परिभाषा। तो आपको एक पॉइंट और बता दूं, भारत के अंदर में सबसे पहला भाषा के आधार पे, मतलब भाषा के आधार पे डिमांड करने वाला राज्य था एपी, आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद 37 में बोला गया नीति निर्देश तत्व न्यायालय में वाद योग नहीं माना जाएगा। क्या बोला यहाँ पे? योग नहीं माना जाएगा। नीति निर्देश तत्व न्यायालय में वाद योग नहीं माना जाएगा, मतलब कि आपको हाईकोर्ट के लिए कोई भी वैलिडेशन इसकी नहीं है।
है। लेकिन 38 में है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा, वो देखेगा कि सोसाइटी में किस चीज की नीड है, वो नीड पूरा करेगा कौन, डीपीएसपी के अंदर में आर्टिकल 38, ये भी पॉइंट याद रखना। 39 बोलेगा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन और समान न्याय और निःशुल्क भी मतलब कि सहायता, मतलब कि अगर महिला है पुरुष है अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको सेम वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद है 40 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ग्राम पंचायतों का गठन एवं प्रावधान। तो आपको पता है ना कि ग्राम पंचायत जो आज गांव देख रहे हो 540 गांव है अभी भारत के अंदर में, तो ये आर्टिकल 40 में लिखा गया था, जो कि आपको होता है भाग 4 में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये डीपीएसपी के अंदर रखा गया था। और 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को कम काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। और 41 में बोल दिया गया था कि भाई आप हमारे गांव हो, आपके गांव हो, दुनिया में जो भी चीज़ हमारे भारत में, उन सभी गाँव में शिक्षा सभी बच्चों को इक्वल दिया जाएगा। ये नहीं कि राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। और इस चैनल पर भी भाई ऐसा नहीं होगा। अगर आपके अंदर पोटेंशियल ना, अगर हिम्मत है ना कंप्लीट वीडियो देखने का, तो भाई दुनिया में सबसे बेस्ट नंबर लेकर आओगे और जीवन में हमेशा सफल होगे। बस एक ही चीज़ चाहिए आप लोग की तरफ से, लाइक, बस एक शेयर। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो दुनिया में ऐसा के कंटेंट है भाई आपके सामने, ऐसे ऐसे कंटेंट ला कर रख देंगे ना, पूरा मास्टर तक हिल जाएगा। भाई कहाँ से लाते हो, क्या करते हो, तो बस आप लोग का एक ही सपोर्ट है कि जितने भी शेयर नहीं होना, बस अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करना, अपने स्कूल में जिक्र करना। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट चैनल बना दूंगा ह्यूमैनिटीज के अंदर में, इतना प्रॉमिस है। ठीक है भाई, तो बस आप लोग से यही चाहिए मुझे। और अनुच्छेद 42 में बोला जाता है न्याय संगत, समान, उचित दशाओं और प्रस्तुत सहायता का प्रावधान करना। और अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, जैसे एमएसपी बोलते हो ना, एमएसपी मतलब छोटा जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए। और 44 में बोला गया समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। और अनुच्छेद 45 में बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। तो ये पॉइंट याद रखना कि सबसे पहले अनुच्छेद 45 में जब आपने देख लिया, इतनी सारी बातें देख ली, सबसे इंपॉर्टेंट आपने इतने सारे पार्ट देख लिए, इन पार्ट में तीसरा पार्ट आपको पता चली गया। उसके बाद आपको पार्ट 4 पता चली गया, नीति निर्देश। इसमें आप आओगे यहाँ पे तो आपको पता है कि 36 से लेके 52 तक की बात कर रहा है। 36 से 52 में जब आप नीचे 45 पे आओगे तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि भारत के अंदर में राज्यों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके राज्य के अंदर में सारे बच्चे शिक्षित होना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मिड डे मील ये सब चीजें लागू की जाती है। और मिड डे मील आप लोग के स्कूल में जो मिलते हैं बच्चों को 8वीं क्लास तक के, सबसे पहले 1995 में तमिलनाडु में लागू किया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक भाई, अगला देखो 46 में बोला गया अनुसूचित जाति जनजाति अन्य वर्गों को शिक्षित और अर्थ संबंधी हिस्सों का प्रावधान। जो भी गांव में छोटे SC ST के लोग रहते हैं उनको भी भाई शिक्षा का अधिकार देना है, जिस तरह के इसमें लिखा गया है। फिर 47 में बोला पोषण जीवन स्तर के लोक स्वास्थ्य में सुधार कर्तव्य, मतलब कि जो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स होते हैं उन सबों में सुधार करना है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप मान लो कि ये सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर इन सब पॉइंट्स को अपने आप की कॉपी में आप नोट डाउन करोगे आंसर राइटिंग बनाने में, तो सोचो कितना मजा आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे वर्ड्स हमेशा रिपीट होते हैं। आपको क्या करना है, सीधा ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट में लिख देना कि ये अनुच्छेद इतने में लिखा गया है ये चीज। भाई सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, तो ये पॉइंट आपको ही लिखना पड़ेगा मेरे भाई। और 48 में बोला गया कृषि पशुपालन संबंधित परिधान, और मतलब कि जो प्रावधान था अनुच्छेद 48A में लिखा गया है पर्यावरण और वनों का संरक्षण, मतलब कि 48 आर्टिकल में लिखा गया है, मतलब 48 इसे कहते हैं क्लाउज A। तो इसमें लिखा गया है कि भारत के अंदर में जितने भी पर्यावरण है उसे संरक्षित करके बनाओगे, रखोगे। और पर्यावरण दिवस आपको पता है कब बनाया जाता है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। समझ लो, एनवायरमेंट डे, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। 49 होता है महत्वपूर्ण स्थानों का संरक्षण, जो भी इंपॉर्टेंट कुछ स्थल होते हैं राज्यों के अंदर में, कुछ विजिटिंग साइट्स होते हैं, उन सबों को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। और 50 में बोला गया कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य से विभाजन। अब एक पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि अनुच्छेद 50 में यह रखा गया है कि जितने भी कार्यपालिका है और न्यायपालिका के कार्य का कार्य विभाजन, मतलब कि जो 50 आता है यहाँ पे याद रखना भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्ट 4 में जितने भी पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, पार्ट 4 के अंदर जब आर्टिकल 50 में आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे जो भारत के अंदर कानून बनाता है, कानून लागू करता है, कानून और न्यायालय जो उस पर जस्टिस देता है, इन सबों को कार्य को विभाजित कर दिया गया है। कोई किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये आर्टिकल 50 में लिखा गया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और 51 में लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान, तो मतलब कि आपको अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनाए रखना है। समझ लो, देश के अंदर में एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक के फीचर्स में बता रहा हूं, बस एक पॉइंट और याद रखना, ये मेरे भाई ये 4th A क्या है, 4th A
देखो भाई, अभी तक आपने क्या देखा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने देखा, कितना औसम पार्ट था। पार्ट 4 आपको पता चल गया डीपीएसपी क्यों लाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा गरीबी ला दी थी भारत के अंदर में, इसीलिए डीपीएसपी लाया गया था, जो कि आयरलैंड कंट्री से लिया था। उसके बाद 4A मतलब भाग 4A में जोड़ा कि मौलिक कर्तव्य, मतलब कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स, जो कि 51A में लिखा गया है। और पहला बोला गया यहाँ पे 51A में कि 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ये सभी कर्तव्य हैं। आपको पता है कौन कौन से कर्तव्य हैं भारत के अंदर? आपके पास मौलिक कर्तव्य 11 है, और 11 मौलिक कर्तव्य में सबसे पहला है कि आप ना कभी भी फ्लैग की, मतलब कि झंडा हमारा प्यारा भारत का, उसके प्रति आप हमेशा जब भी जनगण मन होगा आप सैल्यूट करोगे, ये पॉइंट रखना। और खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना है। और आप लोग कमेंट करके बताओगे, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं कि भारत के जो राष्ट्रगान कितने सेकंड में खत्म होता है, इसलिए ये पार्ट 4A डाला गया था। और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज थे, ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों इंपॉर्टेंट थे आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे पार्ट 4A में जो डिमांड थे फंडामेंटल ड्यूटीज के इंडियन सिटीजन के लिए, ये 51A में जोड़ा गया था। और आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, ये 42वां अमेंडमेंट हुआ था, जो कि आपको बताया कि ये जो है 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। और यहाँ पे आपके पार्ट 4A में कितना बोला, पार्ट 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें जोड़ा गया था। और इसी ड्यूटीज में ये बोला गया था कि आपके 86 अमेंडमेंट, जो कि आपको होता है 2002 में हुआ था, जहां पे आपको राइट टू एजुकेशन यहाँ पे लागू किया गया था। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज होगी सभी बच्चों को पढ़ाना, 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाना, ये सारी चीजें हैं मेरे भाई। बस एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो बढ़िया लेवल पे किसी भी तरीके से और भी चीजें, जितने भी पार्ट बचे हैं, ये तो 4 हो गया, अभी आपके 22 पार्ट्स हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे भाई वो सारे पार्ट्स के जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे सिर्फ मैं वो ला के आपको दे दूंगा। तो बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। समझ रहे बात को? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। बस अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे उतने बेस्ट कंटेंट लाएंगे। समझ रहे बात को? तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। बस एक लाइक अपने दोस्त में शेयर। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।